नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रतिदिन की तरह हम जिन विधानसभा सीटों से होकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुजरती है, उन विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक ऐतिहासिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहे। तो आज प्रस्तुत है 4 विधानसभा सीटों का। उसमें एक अन्य वीडियो में मैंने पहले 2 विधानसभा सीट को कवर किया, बेतिया और गोपालगंज। अब इस वीडियो में प्रस्तुत है 2 अन्य विधानसभा सीट जहां से होकर आज ये वोटर अधिकार यात्रा गुजरने वाली है, और वो विधानसभा सीट है दोनों सिवान जिला का सिवान विधानसभा सीट और दरौंदा विधानसभा सीट। ये दोनों विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में चर्चित विधानसभा सीट है। तो शुरुआत करते हैं सिवान से। सिवान मतलब कई महापुरुषों की जन्मस्थली। सिवान मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की जन्मस्थली। सिवान मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा जीरादेई, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और सिवान मतलब शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन का भी जिला सिवान। ठीक है। सिवान मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का सिवान। सिवान मतलब भारतीय जनता पार्टी के बिहार में पहला विधानसभा में जो विधायक चुनकर आए थे उन जनार्दन तिवारी का विधानसभा सीट। ठीक है। तो ये सिवान का राजनीतिक इतिहास है। अगर हम सिवान विधानसभा सीट पर बात करें कांग्रेस के इतिहास के बारे में, उससे पहले हम जानते हैं सामाजिक समीकरण। तो सिवान विधानसभा सीट पर सबसे अधिक संख्या है मुसलमानों का, वैश्य समाज का, यादव और सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ। ये इस विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण है। 67 के बाद कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत सकी। ये फैक्ट है। जनता दल के टिकट पर लगातार कई चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है अवध बिहारी चौधरी ने, और बीजेपी से 3 विधानसभा चुनाव लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाया था व्यासदेव प्रसाद ने। ठीक है। 2020 में वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी यहां से विधायक है। अगर हम बात करें 1990 में, मैंने बताया 1985 से ही अवध बिहारी चौधरी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 1985 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता उन्होंने, 90 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता, फिर 95 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता, फिर 2000 में आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता, जब चूंकि 97 में राजद से टूटकर आरजेडी बन गई थी। फिर 2005 के फरवरी में अवध बिहारी चौधरी ने ही आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता। मैं बताऊं एक चीज, सैयद शहाबुद्दीन का प्रभाव जब तक सिवान में कायम रहा तब तक अवध बिहारी चौधरी अजेय रहे, मतलब लगातार जीतते रहे। जैसे ही सिवान में शहाबुद्दीन का प्रभाव गिरा, वैसे ही अवध बिहारी चौधरी के जीत को भी ग्रहण लग गया। इसीलिए 2005 के नवंबर से जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से आप कह सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी का ग्राफ गिरा, और एकमात्र चुनाव 2020 में उसके बाद अवध बिहारी चौधरी जीत सके। 2005 का नवंबर, 2010, 2015 3 विधानसभा चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में व्यासदेव प्रसाद ने यहां से चुनाव जीतने में कामयाबी पाई। अब बात हम करें 2010 से विधानसभा चुनाव की, तो 2010 में व्यासदेव प्रसाद को 51,637 वोट आया था। वहीं आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को 39,096 वोट आया था, और जीत का जो मार्जिन था व्यासदेव प्रसाद का वो था 12,541। लेकिन 2015 में बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद को 55,156 वोट मिला था। लेकिन 2015 में एक परिवर्तन यह आया था कि यहां पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था, तो राजद यहां चुनाव नहीं लड़ी थी, जेडीयू चुनाव लड़ी थी, और जेडीयू के उम्मीदवार थे बबलू प्रसाद, जिनको 51,622 वोट मिला था। तो व्यासदेव प्रसाद की जीत हुई थी 3,534 वोट से। लेकिन जो आरजेडी के मजबूत सिपाही लालू प्रसाद यादव के लेफ्टिनेंट जो इस क्षेत्र में रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, वो निर्दलीय लड़े थे उस चुनाव में, और उनको भी मिला था 28,450 वोट। कहा जाता है कि लालू यादव के इशारे पर ही अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया था वहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। ठीक है। चूंकि आरजेडी नीतीश कुमार से वो सीट ले पाने में
असफल रही थी, तो अवध बिहारी चौधरी को भी नहीं खोना चाहती थी, तो आरजेडी ने भीतर से काफी प्रयास किया था कि उस विधानसभा सीट पर अवध बिहारी चौधरी जीत जाएं, लेकिन जीत नहीं हो पाई थी और अवध बिहारी चौधरी और जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले गई थी। उसी तरीके से 2020 जो पिछला विधानसभा चुनाव था, इसमें बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया था। परिणाम को प्रभावित होने का यह भी एक कारण था कि बीजेपी ने वहां उम्मीदवार बदल दिया और बीजेपी के उम्मीदवार थे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, ठीक है, और आरजेडी से लड़े थे अवध बिहारी चौधरी। दोनों एक ही जाति वर्ग के थे, इसीलिए मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ, जिसका नुकसान बीजेपी का हुआ और वहां से ओम प्रकाश यादव की पराजय हुई। तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में, मतलब पिछला विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे ओम प्रकाश यादव को 74,812 वोट मिला था। मात्र 1973 वोट से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी इस सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। ठीक है, तो ये रहा सीवान का इतिहास। अवध बिहारी चौधरी का लड़ना तय है। बीजेपी में भी संभावना यही है कि ओम प्रकाश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। आगे आगे देखते हैं, बहुत कम समय है। जन स्वराज के उम्मीदवार कौन होंगे इस सीवान विधानसभा सीट पर, इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। कहा जाता है कि ओम प्रकाश यादव जन स्वराज के भी संपर्क में हैं। अब सच्चाई क्या है कुछ दिन में आने वाला है आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं दरौंदा विधानसभा सीट की। दरौंदा भी चर्चित विधानसभा सीट है, नया विधानसभा सीट है। इसका जो पुनर्सीमन हुआ था 2008 में, उसके बाद ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, लेकिन चर्चा में है अजय सिंह के कारण ये विधानसभा सीट। पहला विधानसभा चुनाव जब 2010 में नए परिसीमन के आधार पर हुआ, तो अजय सिंह की माता श्री जगमातो देवी यहां से जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार बनी। ठीक है, 2010 में, लेकिन वो 2010 में चुनाव जीती भी। 2010 में 49,115 वोट मिला था इनको, और इन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे विनोद कुमार सिंह को, जिनको 17,980 वोट मिला था, 31,135 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराने में कामयाबी पाई थी। और एक और विषय जो जानने की है कि बिहार में सरकार में पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय शंकर दुबे इस सीट पर मात्र 8,399 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। तो और उसके बाद 2015 में चलिए, 2015 में यहां से बीजेपी की उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार कविता सिंह कौन है? उल्टा मैं बताता हूं। अब 2020 के बाद 2010 से 11 से 15 तक का इतिहास बताते हैं आपको, तो बेहतर समझ पाएंगे। 2010 में जो उम्मीदवार बनी थी ना, अजय सिंह की माताजी थी जगमातो देवी। मैंने बताया 2010 में कैसे उन्होंने विनोद कुमार सिंह को हराया था। अब 2011 में जब उपचुनाव हुआ यहां पर, 2011 में वहां उपचुनाव होता है, और उस उपचुनाव से पहले चूंकि माताजी थी अजय सिंह की, तो अब माताजी रही नहीं, अजय सिंह चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो अजय सिंह ने शादी किया, केवल चुनाव लड़वाने के लिए शादी किया, और कविता सिंह से शादी करके उनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। 2011 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ी और वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। फिर 2015 में भी जनता दल की उम्मीदवार, यूनाइटेड की उम्मीदवार के रूप में कविता सिंह ही 66,255 वोट लाकर बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र स्वामी को हराई 13,222 वोट से। और इस चुनाव की एक खासियत क्या थी मित्रों कि यहां पर नोटा को जो है 8,983 वोट मिला था। यह एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और 2019 का उपचुनाव, 2019 में उपचुनाव क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि 2015 में जो विधायक थी कविता सिंह, 2019 में वो लोकसभा के लिए चुन ली गई, तो वहां उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में खेला हुआ वहां भी। ठीक है, खेला क्या हुआ कि जनता दल यूनाइटेड से वहां अजय सिंह उम्मीदवार हुए 2019 में। ठीक है, और बीजेपी का एक नेता, बागी नेता, ठीक है, करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, वहां निर्दलीय लड़ गए चुनाव, और निर्दलीय लड़कर व्यास सिंह ने 51,223 वोट लाकर अजय सिंह को 27,279 वोट से पराजित किया। अजय सिंह को मात्र 23,944 वोट मिला था। ठीक है, ये एक बड़ी बात हुई थी वहां। और आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे
उमेश सिंह को वहां 20,911 वोट मिला था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ये 2019 उपचुनाव की एक बहुत बड़ी बात थी और परिणाम हुआ कि 2020 में वो विधानसभा सीट जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी के पाले में आ गई और बीजेपी के टिकट पर करणजीत उर्फ व्यास सिंह ने ही चुनाव लड़े और 71,934 वोट लाकर CPI-ML के अमरनाथ यादव को हराया यहां से। ठीक है, अमरनाथ यादव को 60,614 वोट मिला था और 11,320 वोट से करणजीत उर्फ व्यास सिंह ने चुनाव जीतने में कामयाबी पाई। ठीक है, तो यह रहा दरौंदा विधानसभा सीट का हाल। अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीद है कि यहां से CPI-ML के ही उम्मीदवार होंगे और बीजेपी के ही उम्मीदवार होंगे करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह। देखना है परिणाम क्या होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।